हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स बैच। हम लोग क्लास 11th अकाउंट में बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में असेट क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, उसको सीखने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार तरीका से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग असेट यानी कि संपत्ति को समझते हैं। असेट क्या होता है? तो देखो, असेट को हम समझते हैं कोई सा भी चीज यानी एनीथिंग, कोई सा भी चीज जिसे हम व्यापार में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं, जिसे हम बिजनेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं बिजनेस में। ठीक है, और उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है। ठीक है, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है और उस चीज को हम ओन करते हैं। क्या करते हैं? ओन करते हैं। ओन का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज का यानी उस प्रॉपर्टी का, उस वस्तु का लीगल ऑनर है। हम उस प्रॉपर्टी का क्या है? लीगल ऑनर है। ठीक है, तो कोई सा भी चीज जिसे हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और उस चीज का अगर हम लीगल ऑनर हैं और उस चीज का एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसे हम असेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? असेट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कि कोई सा भी चीज, ठीक है, कोई सा भी चीज जिसे हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कंडीशन तो असेट होने का है कि उसे हम बिजनेस में जरूर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे तभी वो मेरा संपत्ति होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि उस चीज का हम लीगल ऑनर होना चाहिए। मुझे लीगल ऑनर होना चाहिए, उस बिजनेस एंटिटी को लीगल ऑनर होना चाहिए। अब पता चला कि हम बिजनेस में तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी दूसरे का है, हम उसे किराए पे लाए हैं या हम लीज पे लाए हैं, तो वो हमारा असेट नहीं होगा। असेट होने के लिए क्या होना चाहिए? बिजनेस में इस्तेमाल होना चाहिए, दूसरा लीगल ऑनर होना चाहिए, और तीसरा उस असेट का अपना एक मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। उसे हम मनी के फॉर्म में हम उसे वैल्यू कर सकते हैं, तभी वो हमारा असेट होगा। अब चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, तो टीचिंग को अगर हम बिजनेस माने, जो कि मेरा बिजनेस नहीं है, मैं इसे अपने पैशन के रूप में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, फिर थोड़ा देर के लिए मान के चलो कि टीचिंग मेरा बिजनेस है। ठीक है, और पढ़ाने में मैं कुछ एसेट को तो इस्तेमाल करता हूँगा, मतलब कोई बहुत सारा चीज को इस्तेमाल करता हूँगा जिससे कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। तो जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं तो मैं एक लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूं। किसका इस्तेमाल करता हूं? लैपटॉप का। ठीक है, उसके बाद मोबाइल का भी इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूं, एडिट करने के लिए मुझे एक कैमरा की भी जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है, स्टैंड जिससे कि वो कैमरा को अच्छे से उसको बिठा सके। ठीक है, तो ट्राइपॉड स्टैंड की जरूरत होती है, फिर लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, माइक की जरूरत होती है, टेबल की जरूरत होती है, चेयर की जरूरत होती है। तो ये सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते हैं। अब देखो, लैपटॉप का भी एक वैल्यू होगा, हम उसे खरीदे होंगे। आज के डेट में अगर हम उस लैपटॉप को बेच दें तो उसकी जो वैल्यू होगी, मान के चलते हैं कि हम उस लैपटॉप की वैल्यू 40,000 रखता हूं कि लैपटॉप का वैल्यू 40,000 है, मोबाइल फोन 10,000 का है, कैमरा 25,000 का है, ट्राइपॉड 2,500 का है, लाइट भी 2,000 का होगा, माइक भी 2,000 का है और टेबल 5,000 का है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कोई सा भी चीज है, मान सकते हैं कोई सा भी चीज है और इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, और इसको हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाना अगर मेरा बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस सारे एसेट को मैंने खरीदा है, मैं उसका लीगल ऑनर हूं। इन सारे एसेट का मैं कौन हूं? लीगल ऑनर हूं। मैंने ही इस एसेट को खरीदा, मैंने किसी दूसरे से नहीं लिया है। ठीक है, ये मेरा खुद का एसेट है और इसे मैंने खरीदा है। तो देखो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मेरे कोचिंग के बिजनेस में इस सब चीजों का, इन सारे एसेट का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं ही इसका ऑनर हूं, उसका वैल्यू है। तो यही सब मेरा क्या है? एसेट है। यही सब मेरे लिए क्या है? एसेट है।
आई होप क्लियर हो गए होंगे कि तीन कंडीशन होता है। बिजनेस में यूज होना चाहिए, उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, और हम उस चीज के लीगल ओनर होने चाहिए, ठीक है, तभी वो मेरे लिए असेट होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने बोला कि मैं कोचिंग में ये सब चीज का इस्तेमाल करके मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक उसी प्रकार बिजनेस में बहुत सारे एसेट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो, बहुत सारे प्लांट एंड मशीन का इस्तेमाल होता होगा, बिल्डिंग का इस्तेमाल होता होगा, लैंड का इस्तेमाल होता होगा, फर्नीचर का इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, कैश और बैंक का यूज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये सब क्या होता है, बिजनेस एंटिटी के लिए क्या होता है, असेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब चीज प्लांट एंड मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कैश एंड बैंक, इस सब को बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा, इसका बिजनेस एंटिटी उसको ओन करता है, यानी वो उस बिजनेस एंटिटी जो है वो उस सारे चीज का लीगल ओनर है। और तीसरा, जितने भी सारे प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एंड बैंक, सबका एक मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, असेट बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को एसेट समझ में आ गई होगी। अब इसके हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है, जिसे हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लो। एनीथिंग मतलब कोई सा भी चीज जो विच विल इनेबल, ठीक है, जो इनेबल करता है एक बिजनेस इंटरप्राइजेस को, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस इंटरप्राइजेस to get benefit in future is an asset। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या बोला कि कोई सा भी चीज जो इनेबल करता है एक बिजनेस के लिए कि उससे वो बेनिफिट ले सके, यानी उसको यूज करके उससे बेनिफिट ले सके फ्यूचर में, तो वही क्या है, एक असेट है। ठीक है, यानी इसको अगर हम बोले कोई भी चीज जो बिजनेस इंटरप्राइजेज, यानी बिजनेस एंटिटी बोल सकते हो, बिजनेस एंटिटी को फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाता है, फ्यूचर में क्या पहुंचाता है, बेनिफिट पहुंचाता है, तो वो एसेट है। बेनिफिट पहुंचाता है, मेरा हिंदी थोड़ा सा फ्लो है, तो वो क्या है, एसेट है। क्लियर हो गया कि कोई सा भी चीज जो क्या करता है, बिजनेस इंटरप्राइजेस को बेनिफिट पहुंचाता है, तो वो क्या है, एसेट है। ठीक है, चलो अब सर एसेट का एक दो एग्जांपल भी बता दो कि एग्जांपल क्या हो सकता है एसेट का। तो देखो सबसे जीता जागता एग्जांपल जो आपके सामने में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता होगा वो है कैश एंड बैंक। आप बताओ कैश और बैंक के बिना कोई बिजनेस चल सकता है क्या? हर छोटा सा छोटा काम के लिए आपको क्या चाहिए, कैश चाहिए। ठीक है, उसके बिना आप अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। फिर आप लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी अगर आप बिजनेस को, आपके पास ऑफिस की जरूरत होगी, फिर आपको जहां पे गुड्स को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको जमीन की जरूरत होगी। फिर आपको बहुत सारे प्लांट एंड मशीन की जरूरत होगी, प्लांट एंड मशीन की जरूरत होगी। फिर आपको स्टॉक यानी गुड्स, जो जिस गुड्स को आप बनाओगे, फिनिश गुड्स बनाओगे और उसको बेचोगे, उसके लिए आपको स्टॉक की जरूरत होगी। ठीक है, फिर अगर आप किसी को उधार माल बेच देते हो तो डेटर, वो भी आपके लिए एसेट है कि आप मान के चलो नगद भी बेचोगे तो आपको कभी कभी उधार भी बेचना पड़ेगा, तो हम जिसको उधार बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, आपको फर्नीचर की जरूरत होगी। ठीक है, आपको फर्नीचर की जरूरत होगी। फिर बिल्स रिसीवेबल, अब ये एक नया टर्मिनोलॉजी है, इसको हम लोग सीखेंगे बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बट अभी समझ लो बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। ठीक है, तो ये सब एसेट के एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एसेट के एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस में ज्यादा यूज होते हैं, उसको मैंने बताया, कैश एंड बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग। मैं यहाँ पे बिजनेस लिख दिया हूँ। ठीक है, कहीं कभी मैं अगर गलती करता हो तो आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पे आपने गलती किया, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, तो ये सब क्या है, एसेट है। कोई सा भी चीज जो हमें बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट, लाभ मिलता है, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है।
ठीक है। और कंडीशन तो मैंने बता दिया कि एसेट के लिए क्या सब कंडीशन होना चाहिए, बिजनेस में यूज होना चाहिए। दूसरा, उस चीज का आप लीगल ऑनर है, यानी वो आप ही का है। और तीसरा, उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या हो बन जाता है, वो हमारे लिए एसेट बन जाता है। अब बात करते हैं एसेट कितने टाइप के हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, एसेट जो होते हैं वो 3 टाइप के जनरली हो सकते हैं। एसेट कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के। एक होता है करंट एसेट, एक क्या होता है, करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट। दूसरा होता है नॉन करंट एसेट, ठीक है, दूसरा क्या होता है, नॉन करंट एसेट, ठीक है। और तीसरा होता है फिक्टिटियस एसेट, ठीक है, फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट, ठीक है, फिक्टिटियस एसेट। इसे हम काल्पनिक एसेट बोलते हैं, काल्पनिक। अब काल्पनिक का मतलब क्या हुआ, बस नाम के लिए एसेट है, बट ये हमारा एक्चुअल में एसेट नहीं है, ठीक है। यानी एसेट का कंडीशन तो किसी तरह से हम इसको घुमा फिरा के सेटिस्फाइड करवा देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा एसेट नहीं है, क्योंकि हम इसे रियलाइज नहीं कर सकते कैश में। वो हम इसके डिफिनीशन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट की, कि करंट एसेट क्या होता है। अब देखो, सीधे सीधे अगर हम बोले कि करंट एसेट क्या होता है, तो ऐसा एसेट जिसे हम 1 साल के अंदर नगद में कन्वर्ट कर दें। यानी 1 साल के अंदर अगर हम उसे कैश और बैंक के फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो वो हमारा करंट एसेट होता है। और दूसरा, अगर हम उसे बेचने के लिए रखे हैं, ठीक है, करंट एसेट का 2 चीज है, एक तो 1 साल के अंदर हम उसे नगद में कन्वर्ट करा दें, और दूसरा, अगर हम उसे बेचने के लिए, हेल्ड फॉर सेल, यानी बेचने के लिए अगर रखे तो वो भी हमारा करंट एसेट होता है। तो मैंने 2 चीज बोला आपको। पहला तो मैंने ये बोला कि करंट एसेट वो हो सकता है जिसे हम इंटेंडेड है, जिस मेरा इंटेंशन क्या है कि उसे हम कैश और बैंक में कन्वर्ट कर दे, इंटेंडेड फॉर कन्वर्जन इनटू, इंटेंडेड फॉर कन्वर्जन इनटू कैश, ठीक है। कैश मतलब कैश और बैंक दोनों, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो मैंने पहला बात क्या बोला कि हम उसे, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इरादा क्या है कि हम उसे कैश में कन्वर्ट कर देंगे 1 साल के अंदर। विद इन 1 ईयर अगर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर देते तो वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट, ठीक है। और दूसरा मैंने कंडीशन क्या बोल के रखा कि दूसरा, या तो वो हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए। मैंने क्या बोला, हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे स्टॉक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्टॉक। हम स्टॉक को बेचने के लिए ही रखते हैं, तो वो हमारा जो होता है हेल्ड फॉर सेल होता है, ठीक है। और अगर मैं इसका बोलूं जिसे हम 1 साल के अंदर कन्वर्ट करें, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल कैश हो गया, ऑलरेडी कैश और बैंक के फॉर्म में है, ठीक है। डेटर हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। ये क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। कैश बैंक तो आप समझते हो कि ऑलरेडी कैश फॉर्म, कैश और बैंक के फॉर्म में है, तो सर कन्वर्ट करने की कोई बात ही नहीं, ऑलरेडी कैश में है। डेटर, हम अगर किसी को उधार माल बेचते हैं तो हम ये मान के चलते कि वो 1 साल के अंदर वापस चुका देगा, यानी हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो देखो कोई खर्चा हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे 1 साल के अंदर हम सेट ऑफ कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, 2 कंडीशन होना चाहिए, या तो हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए रख रहे हैं, या दूसरा क्या है, इंटेंशन क्या है कि हम 1 साल के अंदर हम उसे कैश और बैंक में कन्वर्ट करा लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, डेटर हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब वैसे तो लॉजिकल है, जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट हो जाएगा, यानी इसे हम इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। अब जरा सोचने वाली बात है, इसे हम लंबे समय तक यूज करने के लिए रखेंगे, ठीक है। इसे क्या रखेंगे, इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, मतलब लंबे समय तक इसे हम ये यूज करना है, इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, इसे हम लंबे समय तक यूज करेंगे, यूज इन बिजनेस। कहां पे इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस में। अब यानी कोई एसेट खरीद के लाते हैं और उसे हम लंबा समय तक सोच रहे हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा नॉन करंट एसेट होता है। अब जैसे देखो,
फर्नीचर, आप फर्नीचर खरीद के ला रहे हो या कोई प्लांट खरीद के ला रहे हो, कोई मशीन खरीद के ला रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है कि इसे जब तक इसका लाइफ होगा उस एसेट का, उसको तब तक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैश और बैंक को लंबे समय तक कैसे इस्तेमाल करोगे? उसको तो बिजनेस में जब जरूरत होगा तब निकालोगे, उसको इस्तेमाल करोगे, है कि नहीं है? डेटर, आप मान के चलो आप बेचे हो किसी को, आप बोलोगे जब मर्जी हो दे देना, 10 साल बाद दे देना, 20 साल बाद दे देना, ऐसा तो नहीं होगा। आप बेचे हो तो ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आज नहीं दिया तो ठीक है, आपको मैक्सिमम 1 साल के अंदर वापस कर देना है। डेटर का मतलब है 1 साल के अंदर वापस चुका देना है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो हमारे करंट होते हैं, और जिसका इंटेंशन है कि हमें लंबे समय तक बिजनेस में इस्तेमाल करना है, जैसे कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, कोई मशीन है, कोई फर्नीचर है, कोई फिक्सचर है, इसे लॉन्ग टर्म तक यूज करना है, हमें इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कराना है, ठीक है। मेरा इंटेंशन नहीं है कि मुझे जल्दी से जल्दी कैश, हम तो उसको खरीदे ही इसलिए कि हम बिजनेस में लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि इसको हम बेचने के लिए नहीं रखे। ऐसा नहीं कि कोई संपत्ति खरीद लिए तो उसका इंटेंशन है कि हम इसको बेच देंगे, हम इसे व्यापार में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है? नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। इसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए हम रखेंगे और इसे बेचने के लिए भाई नहीं रखेंगे, इसको नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, ठीक है। अब सर इसका एग्जांपल भी बता दो 1-2। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या हो सकता है? अब देखो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट किए हो, आपके पास आपके बिजनेस एंटिटी में पैसा पड़ा हुआ था, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक यूज करना है उसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? नॉन करेंट एसेट हो गया। फिर बाकी अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब कोई सा भी एसेट जिसे हम लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे आप बोल सकते हो लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है। तो ये सब जितना भी मैंने नाम लिया, ये सब आप बिजनेस में क्यों खरीदते हो? क्योंकि लंबे समय तक इस्तेमाल करना है। आप ऐसा सोच रहे हो कि मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, इसको 1 साल में हम किसी दूसरे को बेच देंगे, क्योंकि आप अगर हम ऐसा सोच के हम अगर करते हैं कि हम मोटरसाइकिल खरीदे हैं, इसे 1 साल के अंदर बेचे, इसका मतलब हमारा इरादा था उसको बेचने का, तब तो वो नॉन करेंट एसेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन होना चाहिए, लंबे समय तक रखेंगे और हम इसे बेचने के लिए हम नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब वो नॉन करेंट एसेट होता है। तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में एक लाइन में अगर बताए तो क्या हो सकता है कि करंट एसेट का मतलब सर जिसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दे करंट एसेट, और जिसे हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं करना है वो हमारा नॉन करंट एसेट हो गया। बिल्कुल सही। और ये भी बोल सकते हैं कि सर नॉन करंट एसेट हम इसे लंबे समय तक बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे और इसे हम बेचने के लिए नहीं रखे, ठीक है। और करंट एसेट क्या होता है? जिसे हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर देंगे, या दूसरा हम जिसे बेचने के लिए रखे वो हमारा करंट एसेट होता है, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब सर बता दो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। तो देखो ये इसको तो मैंने बोल दिया कि ये काल्पनिक होता है, इसको इमेजिनरी एसेट बोला जाता है। इमेजिनरी का मतलब हुआ बस इमेजिन करो ये तुम्हारा एसेट है, बट एक्चुअल में तुम इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे तुम रियलाइज नहीं कर सकते हो कैश में। कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश, कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, इसे हम कैश में रियलाइज ही नहीं कर सकते हैं भाई। हम अगर मान के चलो जरूरत पड़ा हम इसको बेच नहीं सकते हैं, इसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। अब सर इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो सकता है कट रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं, अब देख लो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सर आप हमें बता ही दो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हम अगर कोई सा भी एक हैवी एक्सपेंसेस कर लेते हैं, ठीक है, और उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, ठीक है, तो वो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मैंने क्या बोला कि मैंने कोई खर्चा किया। अब मान के चलो हमने इस साल एडवर्टीजमेंट कराया, अभी मेरा मान के चलो हम 2021 में अपना बिजनेस शुरू किए, ठीक है। अब 2021 में मुझे कोई जानता नहीं था तो मुझे एडवर्टीजमेंट कराना पड़ा। एडवर्टीजमेंट समझते हो ना, मार्केटिंग कराना पड़ा। अब मार्केटिंग कराएंगे तभी तो हमारे पास लोग आएगा, लोग जानेगा कि हाँ ये बिजनेस करते हैं, इनसे हमें सर्विस लेनी चाहिए। अब हमने एडवर्टीजमेंट कराया, उसमें मैंने खर्चा कर दिया 5 करोड़। मैंने कितना खर्चा कर दिया? अब 5 करोड़।
अब देखो, क्या मैंने ये जो खर्चा किया 5 करोड़, क्या ये इसी साल का खर्चा है? मतलब इसका बेनिफिट हमको केवल 2021 में ही मिलने वाला, क्या ये मेरा खर्चा है? अगर तो तुम ठीक से देखो सर, आप एडवर्टीजमेंट को तो खर्चा ही बोलेंगे सर, लेकिन बताओ खर्चा अगर आगे चल के एक्सपेंसेस का जो डिफिनीशन पढ़ोगे, ये पढ़ोगे खर्चा वो होता है जिसका बेनिफिट हमको उसी साल मिलता है। अगर हम इस साल खर्चा बुक कर रहे हैं, इसका मतलब उसका फायदा मुझे इसी साल लेना है। अब ये जो एडवर्टीजमेंट किए वो 5 करोड़ का इतना हैवी अमाउंट लगाया हो साल के शुरू में, क्या इससे तुम्हारा सेल केवल इसी साल बढ़ेगा? सेल जो इंक्रीज होगा केवल इसी साल बढ़ेगा? नहीं सर, ये तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम ये जो एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ का करा है, इसका बेनिफिट तो मुझे लगता है सर 5 साल मिलने वाला है। यानी 2022 में भी मिलेगा सर, 2023 में भी मिलेगा, 2024 में भी मिलेगा, 2025 में भी मिलेगा। हर साल सर मेरा सेल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमने इतना मार्केटिंग किया है इस साल 2021 में, क्योंकि इसका असर तो मुझे लगता है 5 साल तक मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये तुम्हारा पूरा खर्चा नहीं है 5 करोड़ का। 5 करोड़ पूरा का पूरा खर्चा दिखाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट गलत आएगा, तुम ज्यादा खर्चा बुक कर रहे हो। क्योंकि 5 करोड़ जो ये तुमने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट का, इसका बेनिफिट तुमको 5 साल मिलने वाला है। तो तुम खर्चे को 5 साल में इसे खर्चे के रूप में तुमको दिखाना है। यानी ये 5 करोड़ को तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनो, तुम क्या करोगे, खर्चा 1 करोड़ तुमने 2021 में दिखा दिया, फिर 2022 में 1 करोड़ दिखा दिया, फिर 2023 में 1 करोड़ दिखा दिया, 2024 में 1 करोड़ दिखा दिया, 2025 में, तब ये तुम्हारा सही प्रॉफिट बताएगा। क्योंकि सारा 500 करोड़ का खर्चा अगर 2021 में दिखा देते हो तो ये तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका बेनिफिट तो तुमको 5 साल में मिलना है, तो 5 साल में खर्चा दिखाओ ना, एक ही साल में क्यों दिखाओगे? तो ठीक है, वो तो सही है सर, लेकिन हमने खर्चा तो 5 करोड़ कर दिया। तो ये जो अगर 1 करोड़ हम खर्चा दिखा देते तो बाकी 4 करोड़ का हम क्या करें सर? देखो, यही तो 4 करोड़ तुम्हारा काल्पनिक एसेट है, यही तो तुम्हारा फिक्टिटियस एसेट है। इसे ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या है बाबू? ये तुम्हारा फिक्टिटियस एसेट है। तो अगर मान के चलो 2021 में तुमने 1 करोड़ का खर्चा दिखाया तो तुम्हारा फिक्टिटियस एसेट कितना बचा? 4 करोड़ का। फिर अगले साल तुमने 1 करोड़ का खर्चा दिखा दिया तो 2 करोड़ खर्चा दिखा दिया तो फिर बचा कितना? 3 करोड़। फिर अगले साल 1 करोड़ का खर्चा दिखाया तो ये इस तरह से घटता गया 2 करोड़। फिर 2024 में तुमने 1 करोड़ दिखाया तो बचा ये 1 करोड़, और लास्ट साल पूरा 5 करोड़ तुमने खर्चा दिखा दिया तो ये 0 हो गया फिक्टिटियस एसेट। तो इसीलिए फिक्टिटियस एसेट इसीलिए इसको बोला गया है कि अगर सारा खर्चा एक ही साल में दिखा दोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ फिक्टिटियस एसेट। ठीक है, चलो अब देखो हमने क्या समझा। हमने ये समझ लिया कि हमारा क्या बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, करंट एसेट्स तुमने सीखा था कि करंट एसेट क्या होता है कि जो हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर दें, और या दूसरा जिसे हम सेल के लिए रखें। ठीक है, तो वो हमारा करंट एसेट होता है। अब करंट एसेट में एक टर्म है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट यानी तरल संपत्ति। अब ये क्या होता है? अब देखो, ये लिक्विड एसेट्स को हम लोग समझते हैं। अब लिक्विड एसेट तो जो कैश और बैंक के फॉर्म में होगा वो हमारा लिक्विड एसेट है, इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। ठीक है, कैश और बैंक के फॉर्म में जो होगा वो हमारा क्या? लिक्विड एसेट है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? कैश और बैंक होगा, कैश और बैंक होगा। तो कैश और बैंक हमारा क्या है? लिक्विड एसेट है। दूसरा, एक तो क्या मैंने बोला, कैश और बैंक के फॉर्म में होगा, और तीसरा है, दूसरा क्या है? विच कैन बी कन्वर्टेड, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। एक तो मैंने बोला क्या कि कैश और बैंक तुम्हारा लिक्विड एसेट है। दूसरा मैंने बोला जिसे तुम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे तुम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको तुम्हें टाइम नहीं लगेगा कन्वर्ट कराने में। ठीक है, अब देखो, अगर कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई डेटर है, मैंने स्टॉक गलत बोला, डेटर सुनो, डेटर है, तो डेटर को तुम आसानी से अगर तुम किसी को उधार बेचते हो तो तुम चाहो तो उससे वापस पैसा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तुमने कोई खर्चा का पेमेंट एडवांस में कर दिया, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेज, तुमने खर्चा का पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो क्या तुम आसानी से उसे कैश में कन्वर्ट करा सकते हो? अब वो तो वही बोलेगा कि मान के चलो एक एग्जांपल लेते कि तुम मेरे पास ट्यूशन
पढ़ रहे हो और तुमने ट्यूशन फीस, मैं मान के चलो तुमसे ट्यूशन फीस चार्ज करता हूं, ठीक है, और तुमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। अब तुम बोलोगे कि सर मुझे पैसा वापस कर दो, मुझे आपके पास नहीं पढ़ना है, तो जनरली कोई भी तुमको पैसा रिफंड नहीं करेगा, बोलेगा अगर मेरे पास पढ़ना है तो पढ़ो, तो नहीं तो तुमने पैसा एडवांस में क्यों दिया, ठीक है। तो जनरली तुमको कैश में वो लोग कन्वर्ट नहीं कराएगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि आप पैसा आसानी से मतलब क्विकली आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हो कैश में, ठीक है। उसी तरह से स्टॉक, अब देखो आपने गुड्स को बेचने के लिए रखा है, अब ये कब बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपका लिक्विड एसेट नहीं होता है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका लिक्विड एसेट नहीं होता, बाकी सारा का सारा आपका लिक्विड एसेट है। तो मैंने क्या बोला कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी का सारा आपका लिक्विड एसेट है। तो अगर हम अब जैसे मान के चलो आपको करंट एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है मान के चलो 100 रुपया, ठीक है, और अगर उसमें से हम क्या करेंगे, स्टॉक मान के चलो स्टॉक 10 रुपया का है, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 5 रुपया का है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का है 5 रुपया का। तो अगर हम ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे तो सारा का सारा हमारा क्या होगा, वही हमारा लिक्विड एसेट होगा, वही हमारा क्या होगा, लिक्विड एसेट होगा। यानी कि 85 का मेरा लिक्विड एसेट है। यानी लिक्विड एसेट कैसे मैंने निकाला, तो लिक्विड एसेट का मतलब होता है, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि अगर हम करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं स्टॉक को और माइनस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो वो मेरा लिक्विड एसेट बन जाता है। आई होप लिक्विड एसेट हो सकता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और आपको आगे चल के इसका यूज होगा। तो लिक्विड एसेट समझ गए होंगे कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस बाकी छोड़ के जितना भी करंट एसेट होता है उसे हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा मेरा लिक्विड एसेट है, ठीक है। और कौन लिक्विड एसेट नहीं है, एक स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों नहीं है, इसे हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। देखो अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट मैंने क्या बताया था कि नॉन करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट वो एसेट होता है जिसे हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस में रखते हैं, जिसका इंटेंशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस। और दूसरा नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, हम उसे खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं, बल्कि हम उसे लॉन्ग टर्म तक उसको यूज करने के लिए रखते हैं, तो वो नॉन करंट एसेट होता है। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट की टाइप। तो देखो नॉन करंट एसेट के टाइप को हम 2 भाग में बांटते हैं, यानी टेंजिबल एसेट और दूसरा इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट क्या होता है, देखो टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, यानी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसका क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो टेंजिबल एसेट होता है। उसे हम देख भी सकते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं। अब जैसे देखो कोई मशीन है, कोई प्लांट है, अब वो प्लांट और मशीन लंबे समय तक व्यापार में उसका यूज होगा और उसे हम देख भी सकते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, टेंजिबल एसेट हुआ, ठीक है। जैसे कोई लैंड है, अब जमीन को हम देख भी सकते हैं, जमीन को हम छू भी सकते हैं, बिल्डिंग को हम देख भी सकते हैं, बिल्डिंग को हम छू भी सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर है, उसे हम देख भी सकते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं, तो उस तरह के एसेट को क्या बोला जाता है, टेंजिबल एसेट, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की। अब इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, फिर भी व्यापार में उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जैसे गुडविल, सर गुडविल क्या होता है, अब देखो गुडविल क्या होता है, व्यापार को जब अच्छे से रन करते हैं तो लोगों के बीच में एक इमेज बनता है, ठीक है, उसकी जो बिजनेस वैल्यू होती है वही गुडविल होती है, ठीक है। अब जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं, टाटा एक ब्रांड है, क्यों, क्योंकि टाटा ने कई सालों से एक अच्छा सर्विस कंज्यूमर को यानी पब्लिक को दिया है, तो लोगों को टाटा के ब्रांड पे लोगों को भरोसा है, वो कोई भी प्रोडक्ट लेके आती है तो लोगों को लगता है कि उसने सही प्रोडक्ट लाया है, क्योंकि इतने सालों से वो कंज्यूमर को पब्लिक को सर्विस दे रहा है, तो उसने एक गुडविल जनरेट की है। अब जो एक इमेज जनरेट की है उसकी जो बिजनेस वैल्यू होती है वही होती है गुडविल। अब उसकी वैल्यू तो होती है लेकिन हम उसे ना तो देख सकते हैं ना ही उसे हम छू सकते हैं, इसीलिए वो हमारा क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। अब जैसे सॉफ्टवेयर देखो,
आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उससे तो यूज होता है, बिना सॉफ्टवेयर का तो आप मोबाइल चला भी नहीं सकते हो क्या? बट क्या सॉफ्टवेयर को आप छू सकते हो? अंदर में घुस के सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो क्या? बस सॉफ्टवेयर में क्या सब फीचर है, उसका क्या सब यूसेज है वो देख सकते हो, बट सॉफ्टवेयर को टच तो नहीं कर सकते हो ना, उसे देख तो नहीं सकते हो ना, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, उसी तरह से कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है? देखो, मैंने एक किताब लिखा, अकाउंट्स का मैंने एक बुक लिखा। अब देखो, मुझे बुक बनाने में कितने समय लगे होंगे, मैंने सारा का सारा टॉपिक सेलेक्ट किया, उस पर रिसर्च किया, तब मैं जाके, मुझे 4 साल लगे, 5 साल लगे, मैंने आपके लिए एक अकाउंट्स का बुक बनाया। और मैंने जैसे उसे मार्केट में लाया, किसी दूसरे ने क्या किया, उसका जस्ट कॉपी कर लिया। ठीक है, आजकल आसानी से कॉपी हो जाता है, और अपना नाम लगा के उसको मार्केट में बेचने लगा। तो देखो, मेरा इतना मेहनत किया हुआ तो वो तो बेकार चला जाएगा। इसीलिए क्या करना है कि अगर कोई आपने रिसर्च करके आपने कोई बुक वगैरह बनाया, तो आप जाओ मार्केट में, आप गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस ले लो। ठीक है, उसे हम कॉपीराइट बोलते हैं। उससे क्या होगा, कोई दूसरा आपके बुक को कॉपी करके अपने नाम पे बेच नहीं सकता है। तो ठीक है, ये सब ऐसा चीज है जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, बट इसका यूज होता है बिजनेस में। उसी तरह से ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क, लोगो, हर एक बिजनेस का अपना एक लोगो होता है। अगर उसका ट्रेडमार्क करा लेते तो कोई दूसरा सेम लोगो को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसी तरह से कोई अगर रिसर्च वगैरह करते हैं और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब सेम कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, इसीलिए आप उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। तो ये सब क्या है, सारे के सारे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गया, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। चलो, तो अब आपने एसेट को समझ लिया कि एसेट कितने टाइप के हो सकते हैं। एसेट 3 टाइप के हो सकते हैं, एक करंट एसेट, दूसरा नॉन करंट एसेट, तीसरा फिक्टिशियस एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है जिसे हम कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसे हम 1 साल के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं, और जिसे हम सेल के लिए हेल्ड करके रखते हैं, जैसे स्टॉक। ये हमारा करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट क्या होता है, जिसका इंटेंशन होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस में उसको यूज करेंगे और सेल करने के लिए हम उसको नहीं रखते, वो होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं। ठीक है, और मैंने अलग से बताया कि नॉन करंट एसेट को 2 भाग में बांटते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। और फिक्टिशियस क्या होता है, फिक्टिशियस वो एसेट होता है जिसे जो काल्पनिक होता है, एक्चुअल में वो मेरा एसेट नहीं होता, क्योंकि उससे हमें ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है और फ्यूचर में मिलेगा, बट हम उसे कैश में रियलाइज नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल यानी कि पूंजी। अब पूंजी क्या होता है, व्यापार का जो स्वामी होता है, यानी व्यापार का जो ऑनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, जो व्यापार में जो अपने घर से जो पैसा या एसेट या जो भी स्टॉक लाता है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब जैसे इसको देखो, जैसे ये आप हो, ठीक है, आप हो चिंटू, आपका नाम क्या हुआ, चिंटू। अब आपने क्या सोचा कि एक बिजनेस करते हैं, आपने क्या सोचा कि एक बिजनेस करते हैं। अब जो बिजनेस करेंगे उसमें आपने एस्टिमेट किया, तो आपको लगा कि बिजनेस में 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो आपने अपने घर वालों से बात किया और आपके पास जो कुछ जमा पूंजी थी, ठीक है, आपके पास जो पैसा था अवेलेबल, उसको आपने क्या किया, इस बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, मान के चलो कि आपके पास 5 लाख का कैश और बैंक था। 5 लाख का क्या था, कैश और बैंक था। अब वो 5 लाख का कैश और बैंक आपने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, आपके पास, आपने देखा कि बिजनेस में एक लैपटॉप की भी जरूरत है। ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप था घर में, तो आपने सोचा कि क्यों ना उसी लैपटॉप को बिजनेस में लेके आया जाए, क्यों नया खरीदेंगे, घर से ही हम एक लैपटॉप लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक लैपटॉप लेके आ गया। ठीक है, अब लैपटॉप जो थी वो 50,000 की थी। लैपटॉप कितने की थी, 50,000, 50K की थी। ठीक है, अब आपको बिजनेस में ऑफिस सेटअप करने के लिए कुछ फर्नीचर वगैरह चाहिए, कुछ चेयर चाहिए, कुछ टेबल चाहिए। तो आपने देखा कि घर पे तो फर्नीचर मेरे पास है ही ऑलरेडी, तो हम इसे क्यों खरीदेंगे, क्योंकि अभी तो हम जितना ज्यादा पैसा हो सके उसे हम बिजनेस में लगाना है, बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना है, बिजनेस को रन करना है। तो जितना घर से हो सकता है वो हम असेट लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये तो मेरा ही खुद का बिजनेस है। ठीक है, तो आपने फर्नीचर लेके आ गया, मान के चलो आपका 1 लाख का फर्नीचर भी था। ठीक है, अब देखो आपने टोटल मिला कि कुल कितना
असेट के रूप में कैश एंड बैंक, लैपटॉप, फर्नीचर, ये सब सारे असेट कितना का लाया? तो आपने 5 लाख का कैश एंड बैंक लाया, 50,000 का लैपटॉप लाया, यानी टोटल 6.5 लाख, 6.5 लाख का आपने व्यापार में क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है यही आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाता है। ये जो आपने, आप कौन हो? आप इस बिजनेस के ऑनर हो, बिजनेस के मालिक हो, आपको क्या बोला जाएगा? प्रोप्राइटर बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटर यानी बिजनेस के जो ऑनर होते हैं, जो व्यापार में जो कुछ भी लगाते हैं वही क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहलाते हैं। अब देखो, कैपिटल कैश एंड बैंक के फॉर्म में हो सकता है, यानी आप व्यापार में कैश और बैंक लगा सकते हो, कैश और आपके पास जो बैंक का बैलेंस है वो व्यापार में दे सकते हो। आप व्यापार में कोई असेट दे सकते हो, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट्स, आपने अभी लैपटॉप आपने दिया, आपने फर्नीचर दिया, ठीक है, या गुड्स। अगर मान के चलो आप व्यापार में ज्वेलरी का आपने बिजनेस किया और आपके घर में ऑलरेडी कुछ ज्वेलरी आपके पड़े हुए, तो आप हो सकता है कि वो ज्वेलरी आप बिजनेस में लगा रहे हो, तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं, उसे हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल का डिफिनीशन क्या हुआ कि बिजनेस का ऑनर जब व्यापार में पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब कौन? मालिक, ऑनर। वो जो अपना चिंटू था वो क्या था? उस बिजनेस का प्रोप्राइटर था। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस, इन अ बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, यानी व्यापार का स्वामी, व्यापार का जो मालिक होता है, जो भी व्यापार में लगाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब जो मैंने बोला कि अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? तो सर वो कैश एंड बैंक के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, कैश एंड बैंक के फॉर्म में हो सकते हैं, वो फिर सर असेट के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने कुछ फर्नीचर वगैरह लगाया, कुछ लैपटॉप लगाया, तो वो क्या है? असेट है। या हमारे पास ऑलरेडी ज्वेलरी पड़ा था और अगर हम ज्वेलरी का ही बिजनेस करते तो हमने वहां से अपने घर से ज्वेलरी उठा के बिजनेस में लगा दिया, तो वो हमारे लिए क्या होंगे? गुड्स हो जाएंगे। तो अमाउंट कुछ भी लगा सकता है। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में ऑनर के द्वारा, ठीक है, ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। अब एक चीज देखो, ये जो बिजनेस में ऑनर ने कैपिटल लगाया, ठीक है, बिजनेस में ऑनर ने जो कैपिटल लगाया, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो क्या है? लाइबिलिटीज ही है। अल्टीमेटली लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज वो होता है अगर हम किसी का कुछ रखे हैं जिसे हम भविष्य में हमें वापस करना होता है, तो वो हमारा लाइबिलिटीज है। बट ये लाइबिलिटीज बाहर वालों का नहीं है, अपने ही घर वालों का है, यानी अपने ही मालिक का है। तो मैं इसे बोलूंगा लाइबिलिटीज टुवर्ड्स कैपिटल, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स प्रोप्राइटर आप बोल सकते हो, या ऑनर बोल सकते हो, यानी ऑनर के प्रति जो जिम्मेदारी है बिजनेस का वो है। तो क्या सर बिजनेस में कैपिटल को हम लाइबिलिटी, एग्जाम में हम कैपिटल को लाइबिलिटीज बोल के आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि बिजनेस में जो कैपिटल लगता है अल्टीमेटली वो एक लाइबिलिटीज होता है प्रोप्राइटर के प्रति। वैसे अगर आप इसे बोलोगे कैपिटल को, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये इंटरनल लाइबिलिटीज है। ये क्या है? इंटरनल लाइबिलिटीज। इसे हम इंटरनल लाइबिलिटीज, आगे चल के जब हम लाइबिलिटीज को क्लासिफाई करेंगे तो हम दो भाग में क्लासिफाई करेंगे, एक इंटरनल लाइबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो जो एक्सटर्नल, जो बाहर वालों जो पैसा बिजनेस में लगाता है वो एक्सटर्नल, अल्टीमेटली लाइबिलिटीज वो होता है। अंदर वाला ये इंटरनल लाइबिलिटी जो होता है एक्चुअली कैपिटल होता है। बिजनेस का जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और इसे अकाउंट के टर्म में हम इंटरनल लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। बट लाइबिलिटीज मत बोल देना, लाइबिलिटीज का मतलब हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। बट जो कैपिटल लाता है उसे हम इंटरनल लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स ऑनर, मालिक के प्रति, किसके प्रति?
ऑनर के प्रति, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स ऑनर इज नोन एज कैपिटल, इज नोन एज कैपिटल। यानी कि बिजनेस का जो ऑनर के प्रति जो लाइबिलिटीज होता है उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब हम कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं, कैपिटल को क्या बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। कैपिटल को हम नेटवर्थ भी बोलते हैं या ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। जब आप कंपनी चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 में तो आपको समझ में आएगा कि कैपिटल को ही हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो मैं जो कुछ भी लिखा रहा हूं आप अपने बुक में नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और अकाउंट्स जो पढ़ रहे हो क्लास 11th में पढ़ो या क्लास 12 में, आप हमेशा अकाउंट्स के लिए 2 कॉपी मेंटेन करना, ठीक है। एक कॉपी जिसमें आप कॉन्सेप्ट लिखते हो, यानी जितना भी मैंने थ्योरी लिखा, अब देखो अगर मेरा वीडियोस देखोगे तो मैं ऊपर में ही लिख देता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लास है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्लास है। तो जब मैं क्वेश्चन किताब से बनवाना शुरू करूंगा तो वो आप अलग कॉपी में रखोगे, और जो मैं कॉन्सेप्ट लिखाता हूं वो आप अलग कॉपी में रखोगे। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप रिवाइज करने का जब टाइम आएगा तो फटाफट कॉन्सेप्ट से आप एक बार रिवाइज कर लोगे, तब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख सकते हो। इसीलिए कॉन्सेप्ट के लिए अलग कॉपी रखना और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए अलग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब अगर हम किताब से बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो चैप्टर खत्म, जैसे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो थ्योरी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना अच्छे से इंटरेक्ट कर सकूं, समझा सकूं, मैं समझाता हूं। बट आगे चल के आप प्रैक्टिकल्स पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल्स में आपके बुक में जितने सारे क्वेश्चंस है मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। चलो, आप बुक कौन सा बुक रेफर करोगे, आप डॉक्टर एसके सिंह का बुक रेफर कर लेना। ये सीबीएसई वालों के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है, और आप बोल सकते हो झारखंड बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। तो जो सा भी बोर्ड यूज करते हो, बट बुक आप कोई सा भी रेफर कर सकते हो। अल्टीमेटली सबका कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। देखो, अब बात करते हैं हम लोग लाइबिलिटीज की, ठीक है। अब लाइबिलिटीज क्या होता है, अब देखो ऑनर को छोड़ के व्यापार में जो बिजनेस में जो पैसा लगाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। आपने क्या देखा कि चिंटू ने क्या किया था, अब बिजनेस में 10 लाख चाहिए थे, बिजनेस में क्या चाहिए थे, 10 लाख रुपया चाहिए थे। बट चिंटू ने क्या किया, चिंटू के पास खुद के पास तो 5 लाख का ही कैश था, बाकी उसने एसेट वगैरह लगाया, बट 5 लाख ही खुद लगा पाया। उसे हम कैपिटल बोले थे, उसे हम क्या बोले थे, कैपिटल बोले थे। अब बाकी का 5 लाख तो उसे कहीं दूसरे जगह से अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख चाहिए। तो अब हमारे पास तो 5 लाख का ही पैसा था, खुद का पैसा, तो खुद का पैसा तो हमने लगा दिया, जिसे हम पूंजी बोले। अब हम गए अपने कुछ दोस्त के पास, मेरे एक दोस्त थे जिसका नाम था पिंटू, ठीक है। उसने क्या किया, उसके पास 2 लाख रुपया था, तो वो बोला कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे बिजनेस में 2 लाख रुपया लगा देते, ठीक है। अब देखो, पैसा तो तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम पैसा कमाओगे, तुम प्रॉफिट कमाओगे। तो मैं जो तुम्हारे बिजनेस में 2 लाख रुपया दूंगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा, अब फ्री में तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो बोला कोई बात नहीं यार, बैंक के पास गया था तो बैंक तो 12% इंटरेस्ट बोल रहा है, तो तुम भी, अगर तुम दोस्त हो, तुम मुझे दे रहे हो, तो तुम भी 12% इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है। तो 12% इंटरेस्ट पे पिंटू ने 2 लाख का लोन दे दिया बिजनेस में, ठीक है। अब अभी भी क्या है, 7 लाख हुआ, 3 लाख तो बैंक से लेना पड़ेगा, तो बैंक गए, तो बैंक ने भी लोन दे दिया बाकी 3 लाख का, बाकी 3 लाख का बैंक ने लोन दे दिया। तो ये जो 2 लाख और 3 लाख है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लाइबिलिटीज, वो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज। यानी कि बिजनेस के ऑनर के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाता है, लाइबिलिटीज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, लाइबिलिटीज। तो हम इसे क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि लाइबिलिटीज का मतलब, लाइबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व। ये क्या होता है, लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेएबल। पेएबल का मतलब क्या हुआ, बाकी है, फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस
अदर देन ऑनर, अदर देन ऑनर यानी मालिक को छोड़ के, मालिक को छोड़कर जो अमाउंट चुकाने पड़ेंगे वही लायबिलिटीज है। मालिक के, अपने लैंग्वेज में अगर बोले तो मालिक के कैपिटल को छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर जो अमाउंट बिजनेस को चुकाने पड़ेंगे, जो अमाउंट बिजनेस को चुकाने पड़ेंगे वही लायबिलिटीज है। ठीक है, बिजनेस को चुकाने पड़ेंगे वही क्या है, लायबिलिटीज है। आप अगर यहां ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, पिंटू ने जो 2 लाख दिया और बैंक ने जो 3 लाख दिया बिजनेस को, तो फ्यूचर में आज नहीं तो कल, जिस पिंटू बोला होगा कि चलो हम 2 साल के लिए दे रहे हैं, बैंक ने भी लोन दिया होगा तो एक टर्म दिया होगा कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए दो, तो फ्यूचर में तो बिजनेस को पेमेंट करना पड़ेगा ना। फ्यूचर में जो पेमेंट करना पड़ता है, फ्यूचर में जो पेमेंट करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेएबल का नाम देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेएबल बोलते हैं। अकाउंट्स के टर्म में अगर बिजनेस को जो फ्यूचर में पेमेंट करने पड़ते हैं उसे हम पेएबल बोलते हैं। तो देखो क्या बोल रहा हूं कि ऑनर को छोड़ के बिजनेस में जो भी फ्यूचर में पेमेंट करने पड़ेंगे, जो भी फ्यूचर में जो लायबिलिटीज पेएबल होगी उसे ही हम लायबिलिटीज बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। अब सर इसका 1-2 एग्जाम्पल बता दो। 2 एग्जाम्पल तो वहीं पे सामने में दिया, तो आपने दोस्त से लोन लिया, तो लोन जो आपने लिया वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज। आपने देखा बैंक से आपने लोन लिया, वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। फिर ऐसा हो सकता है कि चूंकि आपने क्या किया, आपने अपना धंधा शुरू किया तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप कहीं ना कहीं से खरीदोगे तब उसे प्रोसेस करके बेचोगे। तो आप जहां पे रॉ मटेरियल खरीदने गए, आप मान के चलो 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीदे हैं, स्टॉक खरीदे, तो ऐसा हो सकता है कि आपने 2 लाख में से 1 लाख पेमेंट किया और बोला 1 लाख ना, ऐसा करते कि हम अभी बिजनेस शुरू ही किए, आप मुझे 2 लाख का दे दो, मेरा जब बिजनेस मैं जब सेल करूंगा तो आपका बाकी का पेमेंट कर दूंगा। तो जब आप किसी से उधारी खरीदते हो गुड्स, तो उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। जो आपको उधारी में बेच देता है, ने आपने उससे खरीदा है, तो फ्यूचर में आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। उसी तरह से बिल्स पेबल होते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि बिल्स पेबल क्या होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है लायबिलिटीज का। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया यानी बैंक से आपने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा, आपका जितना बैंक में बैलेंस था उससे ज्यादा आपने बैंक से निकाल लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग एक इक्वेशन सीखते हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, मैंने ये आपको इक्वेशन बताया था। अब चलो मैं इस इक्वेशन को समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग लायबिलिटीज कितने टाइप के होते हैं उसको सीखेंगे। अब देखो, एसेट, आपने बिजनेस को शुरू किया तो आपको बिजनेस को चलाने में बहुत सारे एसेट लगेंगे, बहुत सारे एसेट लगेंगे। जो आपने देखा कि बहुत सारे करंट एसेट लगेंगे, करंट एसेट में जैसे कैश चाहिए, बैंक चाहिए, ठीक है, उसी तरह से डेटर वगैरह होता है। नॉन करंट एसेट आपने देखा, ठीक है, नॉन करंट एसेट आपने देखा, ठीक है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट्स देखा। तो ये सब आप व्यापार में लगाते हो जिससे कि आपका व्यापार चलेगा। अब इस सब को खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना बाबू। आपने जो, आपके पास जो कैश और बैंक होगा वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा आपके पास। आपने जो मशीन खरीदा, आपने जो लैंड खरीदा, ठीक है, ये सब कहां से आया, आप मशीन खरीदे, आपने बिजनेस में लैंड खरीदे, आप बिल्डिंग खरीदे, ठीक है, आप फर्नीचर खरीदे। आप फ्री में तो नहीं, आप गए और आपका चेहरा देख के आपको दे दिया, आप पैसा दिए होंगे, बदले में आपको ये सब सारे एसेट मिला होगा। तो जब आप बिजनेस को चलाने के लिए ये सब एसेट खरीदे, अब इस सब एसेट को खरीदने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा तो आया होगा। अब ये पैसा कहां से आया, एक तो आप अपने घर से लाए, एक कुछ पैसा तो आपने घर से लाया। मान के चलो आपने 10 लाख का टोटल मिला के एसेट आपके पास है, तो 10 लाख में से 5 लाख तो आपने घर से लाया जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, और बाकी जो 5 लाख है आपने दोस्त से लिया, आपने बैंक से कर्जा लिया। तो अल्टीमेटली जितना आपने कर्जा लिया, घर से लाया, उतना का ही तो एसेट खरीद सकते हो।
ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई ये है कि चलो अकाउंटिंग इक्वेशन है, सर ने बताया इसको याद कर लेते हैं, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। समझो कि आप बिजनेस में जितना पैसा लगाओगे, जितना संपत्ति आपके पास बिजनेस में रहेगा, वो कहीं ना कहीं से तो आएगा। या तो आपका खुद का पैसा होगा, ठीक है, या तो आपका खुद का पैसा होगा, या आप बाहर वालों से पैसा लेके आओगे, ठीक है। तो जब आप बाहर वाले से लेके आओगे या खुद से पैसा लाओगे, तो उसी का टोटल जो होता है असेट होता है। इसीलिए असेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बोलते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपने देखा, जब मैंने बताया कि मैंने क्या बोला कि असेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, असेट बराबर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग 10th में इक्वेशन जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर इक्वेशन में क्या होता था कि जैसे अगर आपको मान के चलो कैपिटल निकालना है, ठीक है, अगर आपको कैपिटल निकालना है तो कैपिटल क्या करोगे, असेट दिया हुआ है, असेट बराबर हमने बोला कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर आपको कैपिटल चाहिए तो कैपिटल को क्या करोगे, इधर ही रखोगे, इस लायबिलिटीज को इधर लेके आओगे, यानी ये प्लस में जो लायबिलिटीज है इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी असेट में से लायबिलिटीज अगर घटा दोगे तो कैपिटल हो जाएगा, असेट में से लायबिलिटीज घटा दोगे तो कैपिटल हो जाएगा। अब ये भी कोई इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से आप डिराइव कर सकते हो। उसी तरह से तीसरा इक्वेशन बनेगा कि लायबिलिटीज सर कैसे निकालें। अब देखो असेट भी दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ है, तो लायबिलिटीज जो है प्लस में है, इसको रहने दो, इस कैपिटल को इधर लेके चले जाओ। असेट में से अगर कैपिटल घटा दोगे तो असेट में से कैपिटल घटा दोगे तो लायबिलिटीज हो जाएगा। ये 3 आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होगा जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको मैंने अभी आपको समझा दिया, क्योंकि हमने एसेट कैपिटल लायबिलिटीज समझाया तो साथ में मैंने इसको भी समझा दिया। चलो अब हम लोग लायबिलिटीज का टाइप देखते हैं, ठीक है। अब देखो लायबिलिटीज को हम 2 टाइप में जनरली बांटते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज को हम 2 टाइप में बांटते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटीज, ठीक है, एक इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब देखो आगे आपको समझ में धीरे धीरे आएगा कि ये एक्चुअल में लायबिलिटीज जो है ये हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही हमारा लायबिलिटीज है। एक्चुअल में रियलिटी में ये जो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वही लायबिलिटीज है, बट इंटरनल लायबिलिटीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे देते हैं, बट आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जो बाहर वाले से जो आपने कर्जा लेके बिजनेस में पैसा लगाया वही आपका एक्चुअल में लायबिलिटीज है। ये इंटरनल लायबिलिटीज तो हमारा कैपिटल है, इंटरनल लायबिलिटीज तो हमारा कैपिटल है, ठीक है। ये कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो आप इंटरनल लायबिलिटीज को लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, आप उसे कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। अब देखो कैपिटल, ये जो मैंने बोला इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल है, अब इसे भी हम 2 भाग में समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चल को आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अभी मैं आपको बेसिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक तो होता है कि आपने व्यापार में पैसा लगाया, आप अपने घर से पैसा लाए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपने घर से पैसा लाया, आप अपने घर से पैसा लाया। अब पैसा जब बोलूं तो इसका मतलब हुआ ऐसा नहीं कि कैश एंड बैंक, पैसा नहीं बोल सकते, मैं इसे मनी बोल देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आप अपने घर से मनी लाया। अब मनी किस फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, बैंक के फॉर्म में हो सकता है, असेट के फॉर्म में हो सकता है, कैश, बैंक, असेट, ठीक है, स्टॉक। तो ये तो सर आप ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो दोबारा क्यों बता रहे हो, थोड़ा धैर्य रखो, हम इसको आगे और समझाते हैं। देखो अब मैंने क्या बोला कि एक तो कैपिटल होता है कि आप अपने घर से पैसा बिजनेस में लगाते हैं। दूसरा होता है बाबू रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्या होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो जब आपने पैसा लगाया बिजनेस में तो बिजनेस शुरू हुआ। अब जैसे कि हर साल बिजनेस में हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाएंगे ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा। अब प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट तो सर जो पैसा लगाया उसका है, यानी ऑनर का है। अब ऑनर क्या कर रहा है कि उस प्रॉफिट को फिर से वापस, जो भी प्रॉफिट हमने कमाया, प्रॉफिट को हम निकाल के नहीं, प्रॉफिट को वापस बिजनेस में ही लगा रहे हैं। प्रॉफिट जो भी है उसको वापस क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ही लगा रहे हैं, प्रॉफिट को वापस बिजनेस में ही लगा रहे हैं।
ठीक है, यानी कि हम इसे जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो इसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। ठीक है, क्या कर रहे हो कि आपको बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसे आप घर नहीं ले जा रहे हो, सारा का सारा पैसा विथड्रॉ नहीं कर रहे हो, ड्रॉविंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि जो भी प्रॉफिट कमाए उसमें से कुछ हिस्सा वापस बिजनेस में लगा दिए, तो वो भी आपका कैपिटल ही है। ऐसा नहीं कि कैपिटल जो घर से केवल लाए वही आपका कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका कैपिटल का ही पार्ट होता है, यानी वो इंटरनल लायबिलिटीज का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो समझ लो कैपिटल क्या होता है? जो खुद का पैसा या खुद का असेट जो होता है हम बिजनेस में लगाते हैं तो वो कैपिटल होता है। और जब बिजनेस चलती है और भगवान की कृपा से हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमको हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो अब सारा का सारा प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ प्रॉफिट तो अब हम बिजनेस पे ही डिपेंड है, तो कुछ प्रॉफिट तो हम यूज कर लेंगे, अपने घर पे वापस लेके चले जाएंगे, जिसे हम ड्रॉविंग बोलेंगे, आगे हम सीखेंगे। हम क्या करते हैं, मान के चलो अगर हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो हमने 50 लाख का प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया और 50 लाख वापस से बिजनेस में लगा दिया। तो वो जो प्रॉफिट हम वापस से बिजनेस में लगा देते हैं उसे ही हम रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, आप कंपनी में पढ़ोगे उसे रिटेन अर्निंग बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको इंटरनल लायबिलिटीज समझ में आ गई। तो क्या सर हम इंटरनल यानी कि कैपिटल को क्या हम लायबिलिटीज बोलेंगे? अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हम कैपिटल को लायबिलिटीज नहीं बोलेंगे। तो सर आपने क्यों बताया कि लायबिलिटीज 2 टाइप का? आप खुद ही बता रहे हो कि लायबिलिटीज 2 टाइप का हो रहा है और आप बोल रहे हो कि कैपिटल को आप लायबिलिटीज मत बोलना। ठीक है, देखो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि ये कैपिटल भी अल्टीमेटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी हम कैपिटल को लायबिलिटीज नहीं बोलेंगे। बट एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारा लायबिलिटीज होता है। अब सर अब चलो कैपिटल तो हमको समझ में आ गया सर, हम ये भी समझ लिए कि कैपिटल 2 टाइप का होता है, खुद से पैसा जो बिजनेस में लगाते हैं वो, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी वापस से हम अगर बिजनेस में लगा देते हैं तो वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वो भी हमारा कैपिटल ही होता है। चलो वो तो सर समझ में आ गया। अब हमें ये समझा दो कि लायबिलिटी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बाबू, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं इसको। एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी 2 टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी 2 टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक्सटर्नल में एक होता है करंट लायबिलिटीज और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक तो करंट लायबिलिटीज होता है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो करंट लायबिलिटीज क्या होता है सर? करंट लायबिलिटीज वो होता है जिससे हमें वापस से रिपेमेंट करना होता है। मैंने क्या बोला, कोई सा भी लायबिलिटीज है फ्यूचर में तो पेमेंट करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। रीपे को ही फ्यूचर में जो पेमेंट करते हैं उसी को ही पेएबल बोलते हैं। ठीक है, अब पेएबल जो करना होगा विद इन 1 ईयर करना होगा, रीपे करना होगा विद इन 1 ईयर। अगर कोई सा भी लायबिलिटीज है जिसे 1 साल के अंदर हमें चुकाना है, पहले से क्लियर है कि हमें 1 साल के अंदर वापस चुका देना है, तो वो हमारा करंट लायबिलिटीज होता है, रीपे करना होता है विद इन 1 ईयर। अब सर इसका 1-2 एग्जांपल भी दिखा दो सर। अब देखो इसका एग्जांपल जैसे क्रेडिटर, हम किसी से उधारी माल खरीदेंगे, उधारी जो गुड्स खरीदेंगे, तो अब बताओ ऐसा होगा कि आज हमने कोई सामान खरीद के लाया उसके यहाँ से और उसे हम 2 साल के बाद पेमेंट करेंगे। हम तो यही बोलेंगे सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम दे देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितना दिन, 1 साल के अंदर वापस चुका देगा, तो वो होता है क्रेडिटर। अगर हम बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, और शॉर्ट टर्म लोन मतलब वो लोन जिसका 1 साल से कम का टेन्योर हो, उसे हम शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे बैंक से ओवरड्राफ्ट करते हैं, बैंक से कभी हमारे अकाउंट से ज्यादा हम पैसा निकाल लिए, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, अब जैसे बिल्स पेएबल हो गया, बिल्स पेएबल ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, मैं आगे सिखाऊंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है सर? अब देखो मैंने किसी स्टाफ का मेरे यहाँ काम किया, हम उसका सैलरी का पेमेंट नहीं किए, हो सकता है इस महीना में मेरे पास कैश नहीं हो इसलिए हम सैलरी का पेमेंट नहीं कर पाए, या कोई रेंट था, रेंट मकान में रहे लेकिन इस मंथ में मकान मालिक को बोले कि इस बार माफ कीजिए, इस बार का पैसा अगले महीना में जोड़ के दे देंगे। तो अगर कोई खर्चा जो हो गया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होगा सर? अब देखो ऐसा लायबिलिटी जिसको रीपे यानी पेएबल है फ्यूचर में, ठीक है, ये भी फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी है तो उसका पेएबल होगा, लेकिन वो विद इन 1 ईयर नहीं है,
वो है आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर, विद इन 1 ईयर नहीं है, ये आफ्टर 1 ईयर है, यानी 1 साल के बाद ही हमको उसको पेमेंट करना है। अब जैसे हम बैंक से कोई लोन लेते हैं और 5 साल का लोन ले लेते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। और इसका एक एग्जाम्पल बता दो, जैसे अगर हम कोई लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, जैसे कि कंपनी में डिवेंचर इशू करते हैं। सर डिवेंचर क्या होता है? तो देखो, अब कोई कोई टर्म मैं बताऊंगा लेकिन उसको मैं तुरंत एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये सब चीज आप कंपनी में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे डिवेंचर क्या होता है कि डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब कंपनी को लोन चाहिए होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है और बदले में कंपनी को पैसा मिलता है लोगों से, और उस पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, ठीक है। बट ये जो डिवेंचर होता है, ये इस तरह का लोन जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 साल के लिए नहीं होता है, 1 साल से अधिक यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे होता है, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी समझ में आ गया। चलो, तो चलो आज हम लोग यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। हम लोगों ने आज क्या सीखा? आज थोड़ा लंबा क्लास चला गया, अप्रोक्स 1 आवर का आज का क्लास हो गया, ठीक है। आज हमने सीखा एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। अब देखो, हम डिटेल में क्लास आपको समझाने का कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आप क्लास 11 12 ऐसे पढ़ो जिससे कि आपका फाउंडेशन का भी जो कॉन्सेप्ट है, देखो सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स है वो भी क्लास 11 और 12 के बेस पे ही है। तो मैं इस तरह से कोशिश करता हूं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, इसीलिए ऐसा होता है कि हमारा वीडियोस थोड़ा लंबा चला जाता है और आपको 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। पर मैं कोशिश करता हूं कि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना करो, और जितना अच्छे से हो सके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, उसके लिए मैं बहुत एफर्ट लगाता हूं, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा लगा, आप लोग अच्छे से समझे, या कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसके लिए कमेंट्स पे ही, आप अगर आपका छोटा सा क्वेरी होगा तो वहीं पे जवाब दूंगा, नहीं तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर क्वेरी पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग हमसे कुछ क्वेरी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, सप्ताह में एक क्लास वीकेंड पे जैसे सैटरडे या संडे पे हम लोग क्वेरी सेशन का ले लेंगे, लाइव क्लास ले लेंगे, और आप हमसे क्वेरी पूछना, और पहले से पूछ के रहेगा, जो भी क्वेरी रहेगा हम सब एक साथ क्वेरी लेके वीक में एक क्लास में हम सारा क्वेरी, क्योंकि हम एक एक स्टूडेंट का अलग से तो हम क्वेरी का जवाब नहीं दे सकते, तो उससे बेहतर होगा कि हम वीक में एक क्लास ले लेंगे। तो ये आइडिया कैसा है आप जरूर बताना कि सर क्वेरी का क्लास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज हम लोग यहीं पे आज का क्लास ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एज यूजुअल आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, और आप दोस्त लोगों को साथ में शेयर करना, जिससे वो लोग भी अपना कॉमर्स का जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।